क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2009 में आया था। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं, देखते होता है कि ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिखिए। A company uses 25,000 इस टाइप से लिखिए आप। कंपनी यूजेस to 2,500 units 2,500 units for an item annually. 2,500 units for an item annually. Delivery lead time is 8 days. Delivery lead time is 8 days. The reorder point in number of units. The reorder point in number of units to achieve the optimum inventory. To achieve the optimum inventory is. तो आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें बताया है कि जो कंपनी है वो कुछ यूनिट्स परचेस कर रही है एनुअली, और उसका डिलीवरी लीड टाइम आपको दिया है 8 डेज का। आपको रीऑर्डर पॉइंट फाइंड करना है नंबर ऑफ यूनिट्स में। तो आप एक काम कीजिए, डेटा जो है मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करा रहा हूँ। आप डेटा लिखिए कंपनी यूजेस 2,555 यूनिट्स एनुअली। क्या बोल रहे हैं? 2,500 की जगह आप इसको कर लीजिए 2,555 यूनिट्स एनुअली। तो कोई कंपनी है जो कि जिसका एनुअल परचेसिंग जो हो रहा है या एनुअल यूजेस जो हो रहा है वो हो रहा है 2,555 यूनिट्स का, और डिलीवरी लीड टाइम जो है इसमें वो 8 डेज का। और इस बेसिस पे आपको रीऑर्डर पॉइंट निकालना है। तो रीऑर्डर पॉइंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए कितने आ रही है। ठीक है, प्रज्वल ने एक आंसर दिया है अभी, है ना। बाकी लोग आप ट्राई कीजिए जल्दी से, और किस तरीके से हो सकता है देखिए। ठीक है, वेसल प्लेन मतलब जिसके ऊपर पूरा का पूरा क्या है वो। तो यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को डिनोट किया है, वाई एक्सिस जो है वाई एक्सिस में हम ले रहे हैं नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्यू की वैल्यू। और इनिशियली जो आपको क्वेश्चन में दिया है एनुअल परचेसिंग जो हो रही है वो हो रही है 2,555 यूनिट्स की। ठीक है, तो इतनी एनुअल परचेसिंग हो रही है, और इस परचेसिंग में आपको रीऑर्डर पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हमने जब थ्योरी देखी थी तो इस टाइप से कहीं पे रीऑर्डर पॉइंट मिलता है हमें। अब रीऑर्डर पॉइंट जब आप ऑर्डर देते हैं और नया मटेरियल आपको रिसीव हो जाता है, उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो आपका होता है लीड टाइम। ठीक है, तो लीड टाइम हमें कितना दिया है क्वेश्चन में? आई थिंक लीड टाइम कितना है बताएंगे? 8 डेज सर। 8 डेज का है ना। तो लीड टाइम हमें दे रखा है 8 डेज का। अब दो एजम्पशन रहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। वैसे बेसिकली आप ये एजम्पशन ले सकते हैं कि इंडस्ट्री जो रन कर रही है वो 300 डेज पे रन कर रही है, तो उसके बेसिस पे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अब जब आप एजम्पशन 300 डेज वाला लेते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि जो जितने भी हॉलीडेज वगैरह है, संडेज वगैरह, या फिर इसके अलावा जो गवर्नमेंट हॉलीडेज आते हैं या फेस्टिवल के हॉलीडेज रहते हैं, उनको इन लोगों ने डिडक्ट कर रखा है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आजकल जो नया इंडस्ट्री का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि इंडस्ट्री पूरा 365 डेज रन करती है। 365 डेज रन करती है, इसका मतलब जो वहाँ के वर्कर्स है वो शिफ्ट में वर्क करते हैं।
फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट या ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, इस टाइप से अलग अलग शिफ्ट में वर्क करते हैं। उनके जो हॉलीडेज रहते हैं वो भी अलग अलग डेज पे डिसाइड रहते हैं। संडे के दिन, किसी का मंडे के दिन, किसी का ट्यूसडे के दिन। तो इस तरीके से क्या होता है कि वहाँ इंडस्ट्री जो है वो कंटिन्यूसली 365 डेज तक वर्क करती है। इसके पहले कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि आप 300 डेज भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन 300 डेज आप कंसीडर तब करेंगे जबकि आप कोई न्यूमेरिकल ऐसा कर रहे हैं जिसमें अलग से कुछ स्पेसिफाई नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि 365 डेज को बेस मान के तो सॉल्व नहीं किया गया है। तो हम जो पूरा वर्किंग साइकिल ले रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एनुअल जो आप एनुअल आपका टाइम रहेगा वो आप मानेंगे 365 डेज का। अब ऐसे कंटिन्यूसली बहुत सारे साइकिल्स रहेंगे, तो जो एनुअल टाइम आप मान रहे हैं वो कितना लिया आपने, 365 डेज का। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में सभी को? आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसमें देखते हैं अपन प्रज्वल का, हालांकि आ गया है आंसर और वो आंसर सही भी है। बाकी जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी नहीं किया है उनके लिए हम देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम आए, आपको मैक्सिमम क्वांटिटी ईयरली दे रखी हो क्वेश्चन में और साथ में लीड टाइम दिया हो जब भी, तब आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें रहता है सिमिलर ट्रायंगल वाला। तो अगर मैं ट्रायंगल्स को यहाँ पे बनाता हूँ तो मेरे को एक ट्रायंगल मिल रहा है ओ ए और बी। वैसे ही एक ट्रायंगल में ले सकता हूँ पी, और इसको रीऑर्डर को आर नाम दे देते हैं, पी आर बी। तो अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हम देखते हैं ओ ए बी और दूसरा वाला बन रहा है पी आर बी, पी आर बी। तो इसमें कुछ नहीं करना हमें, जो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है वो हमें यहाँ पे रखना है। उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, 2,555 फर्स्ट वाले का परपेंडिकुलर लिया, डिवाइड बाय स्मॉलर जो है उसका हमने परपेंडिकुलर लिया। ये नंबर ऑफ यूनिट्स रहेगी जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट इसको मैं एज्यूम करता हूँ x, तो 2,555 डिवाइड बाय x एंड दैट शुड बी इक्वल टू बेस को अगर हम कंपेयर करें तो बिगर ट्रायंगल में बेस है 365 डेज का और लीड टाइम का जो बेस है ट्रायंगल का वो है 8। इसको सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू बताइए कितना आ रहा है। फिफ्टी सिक्स डेज, ठीक है। तो 56 डेज जो रहेगा वो राइट आंसर है इसका। और जब आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इस टाइप का तो आप एक बार ये भी चेक कर ले कि 300 डेज पे तो नहीं कोई ऑप्शन दे रखा है। पहले तो ट्राई कीजिए 365 डेज के लिए, और अगर उस बेसिस पे राइट आंसर वहां आपको ऑप्शंस में नहीं मिलता है तो फिर आप 300 डेज के लिए एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप लिखिए इसको, अगले क्वेश्चन को। A particular item has a demand of 9,000 units per year. ये क्वेश्चन पहले तो नहीं किया ना हमने। A particular item has a demand of 9,000 units per year. The cost of one procurement is 100 rupees, and the holding cost per unit is 2.40 rupees per year. 2.40 rupees per year. The replacement is instantaneous. And no shortages are allowed. The replacement is instantaneous and no shortages are allowed. Determine the economic lot size. Number 1, the economic lot size. Number 2,
the number of orders per year, number of orders per year. Number 3, time between the orders, time between the orders. And number 4, the total cost per year, the total cost per year if the cost of one unit is, if the cost of one unit is rupees 1, rupee 1. आई थिंक इस टाइप का एक क्वेश्चन शायद हमने पहले भी किया था, क्या हो सकता है इसी क्या हो। सर वो स्टार्टिंग में डिमांड ऑफ के बाद क्या है और पर्टिकुलर आइटम इज डिमांड ऑफ 9,000 यूनिट्स पर ईयर, 9,000 यूनिट्स पर ईयर। सो जो डिमांड है एनुअल डिमांड वो हो गई 9,000 यूनिट्स। ठीक है, और साथ साथ में इसके दिया हमें कुछ ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ऑर्डर करने पे कितना खर्च लग रहा है 100 रुपीज का ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रहा है इसमें 100 रुपीज। साथ साथ में जो इन्वेंट्री केयरिंग चार्जेस है या होल्डिंग कॉस्ट है वो होल्डिंग कॉस्ट की वैल्यू दे रखी है 2.40 रुपीज। CUI की जो वैल्यू है वो है 2.40 रुपीज। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है। और साथ साथ में ठीक है, अब फर्स्ट वाला केस हमें यूज करना है यहाँ पे जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए यूज करना है क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बताया है कि जो रिप्लेसमेंट है वो इंस्टेंटेनियस है और शॉर्टेजेस अलाउ नहीं है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि जब लीड टाइम खत्म होने के बाद आपके पास मटेरियल का अराइवल हो जाता है तो आपकी जो डिमांड है वो इंस्टेंटेनियसली फुलफिल हो जाती है, इसलिए इस केस को हम बोलते हैं द डिमांड इज इंस्टेंटेनियस। और इसमें शॉर्टेजेस के कोई चांस नहीं, मतलब इसके नीचे आपका जो लेवल है वो कभी भी नहीं जाएगा, तो शॉर्टेजेस के चांसेस नहीं है, इसलिए जो हम फर्स्ट वाला केस पढ़ रहे हैं वही हमें यहाँ पे ट्राई करना है। अब आप फाइंड आउट करिए सारी वैल्यूज क्या क्या आ रही है। सर हाँ जैसे क्वेश्चन में आप डायग्राम बना के पढ़ रहे हैं वो हर क्वेश्चन बना नहीं, जैसे कुछ कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में तो बिना डायग्राम के अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बाकी तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि हम अगर फॉर्मूला जानते तो हमें डायग्राम यूज करने की जरूरत नहीं है उसमें, तो विदाउट डायग्राम भी हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे था तो उसमें हमको डायग्राम बनाना पड़ रहा था, इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं रहेगी। तो सीधे से हम जो फॉर्मूले हमने इसके पढ़े हैं हम उनको यूज करते हैं और वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताओ EOQ का फॉर्मूला क्या होगा। EOQ रहेगा √2 COS अपॉन CUI। इस वैल्यू को पुट करेंगे, सारी वैल्यू आपके पास है, टोटल डिमांड है आपके पास, ऑर्डरिंग कॉस्ट है और CUI की वैल्यू। इस बेसिस पे हम फर्स्ट क्वेश्चन जो EOQ का है वो निकाल सकते हैं। सेकंड हमको निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर के लिए जो टोटल डिमांड होती है उसको हम EOQ की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर पता चल जाता है। थर्ड केस जो है टाइम बिटवीन द ऑर्डर्स, टाइम बिटवीन द ऑर्डर्स जो होता है वो 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स के इक्वल होता है, इससे आप निकाल सकते हैं। हाँ, विनीत का आंसर आया है, ठीक है। अरुण का आंसर भी ठीक है। द टोटल कॉस्ट पर ईयर निकालना है अपने को, और अगर मटेरियल की कॉस्ट दी है तो लास्ट टाइम पे भी इस टाइप का जब हमने क्वेश्चन किया था तब मैंने बताया था कि टोटल कॉस्ट की जब बात करें तो उसमें हमें लेना है मटेरियल कॉस्ट, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट और साथ में लेना है हमें होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, तो जब टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो मटेरियल का प्राइस हमें देखना पड़ेगा और उसकी कितनी यूनिट हम परचेस कर रहे हैं। तो मटेरियल की 9,000 यूनिट परचेस कर रहे हैं हम और एक यूनिट का कॉस्ट है 1 रुपी। साथ में ऑर्डरिंग कॉस्ट देखना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हम देखते हैं S/Q इंटू 1 ऑर्डर का चार्ज, और साथ में जब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट देखते हैं तो ये
एवरेज इन्वेंट्री लिया जाता है Q/2 इंटू CY, ठीक है। तो सारी वैल्यूज रखिए आप, 9000 इंटू 1 प्लस एस दिया हुआ है हमें 9000, Q की वैल्यू EOQ कितना आया है? EOQ कितना आ रहा है? 866 866 सर। ठीक है 866, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 866 और 866 डिवाइड बाय 2 इंटू CY। CY की पूरी वैल्यू जो है हमें दी है 2.40, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, वैल्यूज देखिए क्या आती है, 1078 सर। है ना। तो मैं 1 बाय 1 वैल्यूज पूछ रहा हूँ, आप बताते जाइएगा। EOQ तो हमारा फाइंड आउट हो गया है 866। नंबर ऑफ ऑर्डर जो S बाय Q होता है वो कितना रहा है? 11 अप्रोक्स है ना, 10 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है तो उसको हम 11 मान सकते हैं। टाइम रेट 29 days 29 डेज, ठीक है। और टोटल कॉस्ट 11078 11078 11078, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस टाइप का जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें मोस्टली बहुत सी चीजें जो होती है वो कवर हो जाती है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम अगला। A stockist has to supply a stockist has to supply 400 units of a product. A stockist has to supply 400 units of a product every Monday to his customer. He gets the product at 50 rupees per unit. At 50 rupees per unit. इस टाइप का कोई क्वेश्चन तो नहीं किया हमने पहले? 50 rupees product at 50 rupees per unit. The cost of ordering and transportation from the manufacturer is 75 rupees per order. The cost of carrying the inventory is 7.5% per year. Of the cost of product. Find number 1 EOQ, number 2 total optimal cost. Number 3 the total weekly profit. If the item is sold for 55 rupees per unit. इस डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको?
एक बार फिर से मैं जल्दी से पढ़ रहा हूँ, आप सुन के मॉडिफिकेशन करना अगर कुछ गलत लिखा हो तो। A stockist has to supply 400 units of a product every Monday to his customers. He gets the product at rupees 50 per unit. The cost of ordering and the transportation from the manufacturer is 75 rupees per order. The cost of carrying the inventory is 7.5% per year of the cost of the product. Find number one EOQ, number two the total optimal cost, and number three the total weekly profit if the item is sold at a price of 55 rupees per unit. ठीक है, तो आप स्टार्ट कीजिए, मैं जब तक यहाँ पे डेटा जो गिवन है वो लिखता हूँ बोर्ड पे। सर डाउट था सर, हाँ, ये टोटल कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट ऐड कब करते हैं और कौन सा केस में नहीं करते हैं? टोटल कॉस्ट जो अपन बात कर रहे हैं, अभी जो अपन ने फॉर्मूला यूज किया था, ये टोटल कॉस्ट या टोटल ऑप्टिमल कॉस्ट की बात करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, ये तीनों लेना पड़ेगा हमें। और ऑप्टिमल की बात की गई है, तो ऑप्टिमल का जब केस रहता है तो उस केस में हम मानते हैं कि जो परचेसिंग हमने की है वो ईओक्यू को बेस मान के की है। मतलब उस केस में आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो कल जाते टाइम अपने कल लास्ट में एक डेरिवेशन किया था छोटा सा, जिसमें हमने देखा था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को अगर हम इक्वेट करते हैं और वो वैल्यू हम ईओक्यू के फॉर्मूले में या जो टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है मैनेजिंग द इन्वेंट्री उसमें रखते हैं, तो ये फॉर्मूला हमें इस टाइप से कुछ मिला था, √2 COS into CUI। तो ये जो टर्म है इतनी पूरी, जिसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट आ रहा है, इस टर्म को पूरा रिप्लेस कर सकते हैं हम सिंगल टर्म से √2 COS into CUI वाली टर्म से। और ये कंडीशन तभी यूज करते हैं जब हमने परचेसिंग EOQ के इक्वल की हो। उस केस में आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों इक्वल होते हैं, और जब हम उसको टोटल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री के फॉर्मूले में रखते हैं तो ये वैल्यू मिलती है। साथ में हमें इसके क्या लेना है, इसके साथ में हमें रखना है मटेरियल का कॉस्ट कितना आ रहा है। और ये क्वेश्चन आप जब स्टार्ट करना मतलब आप कॉपी पे जब सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो, उसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो है सारा कैलकुलेशन इसमें हमको वीकली बेसिस पे करना है। सारा कैलकुलेशन वीकली बेसिस पे करना है, वो हमें इससे पता चल रहा है क्योंकि लास्ट में उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालिए अगर वीकली इतना मटेरियल आप बेच देते हैं तो। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है हमारी। तो सर ये वाले क्वेश्चन में मटेरियल कॉस्ट नहीं लेना है क्या सर? यहाँ जितना भी अब डेटा अपन सॉल्व करेंगे वो वीकली बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो आप बताइए और टोटल क्वांटिटी कितनी है? 400 यूनिट्स पर वीक है, 400 यूनिट्स पर वीक। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, इसमें क्या है कि जो भी स्टॉकिस्ट है वो क्या कर रहा है कि अपने सप्लायर से मटेरियल परचेस करता है, उसको अपने वहाँ स्टॉक करके रखता है, उस पर कुछ प्रॉफिट लेता है और मार्केट में उसे सेल आउट कर देता है। और जब वो सेल आउट करता है तो वो परचेसिंग जो कर रहा है वो 50 रुपीज के रेट से परचेसिंग कर रहा है, लेकिन जब वो सेल आउट कर रहा है तब उस कंडीशन में वो 55 रुपीज के अकॉर्डिंग उसको सेल आउट कर रहा है। पर ये रहेगा कि जब वो एक वीक में इतना मटेरियल सेल करेगा तो उस ड्यूरेशन में उसको ये करके रखना पड़ेगा कि मटेरियल को होल्ड भी करना पड़ेगा। तो हमें होल्ड जो करके रख रहा है वो कॉस्ट वहाँ पे देखना पड़ेगी। ठीक है, एक बार ऑर्डर देने में कॉस्ट कितना लग रहा है? 75 रुपीज पर ऑर्डर का है, 75 रुपीज पर ऑर्डर। और जो होल्डिंग कॉस्ट लग रहा है, होल्डिंग कॉस्ट दिया है कि जो टोटल एनुअल जो इन्वेंट्री है उस पे 7.5% पर ईयर लग रहा है, 7.5% पर ईयर। और अब जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम वीक के टर्म में। तो वीक के टर्म में कर रहे हैं तो हमें इसको क्या लेना पड़ेगा? 7.5 डिवाइड बाय 100
इंटू जो कॉस्ट रहेगा उस मटेरियल का यूनिट कॉस्ट इंटू अगर वीकली बेसिस पे हम बात करें तो जो वीक है कितने वीक तक इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा 52 बात करें तो ये कितना हो जाएगा 52 तो 50 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर हम 52 से तो ये जो आएगा ये कॉस्ट आएगा पर वीक का हर वीक स्टॉक करने में आपको इतना कॉस्ट वहां पर लगेगा। अब इस बेसिस पे आप ईओक्यू की कैलकुलेशन कीजिए आपका ईओक्यू कितना आ रहा है 2 COS अपॉन CUI। इसको सॉल्व करके जरा बताइए ईओक्यू की वैल्यू कितनी आ रही है ईओक्यू कितना है 126.5 आया एक आंसर नहीं ईओक्यू चेक कीजिए फिर से एक बार ईओ को चेक करना है अपने को क्योंकि इसमें एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो ईओ की हम फॉर्मूला यूज करते हैं ईयरली बेसिस पे यूज करते हैं। अगर ईयरली बेसिस पे आप यूज करते हैं इस फॉर्मूले को तो उस कंडीशन में आपको जो सीयूआई की वैल्यू रखना रहती है यहाँ पे सीयूआई की वैल्यू रखना रहती है उसमें 52 से डिवाइड नहीं करना है उसमें 52 से डिवाइड नहीं करना है। रियाज का आंसर आया है 912 ठीक है करण का भी 912 तो आंसर हाँ जिसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 912 यूनिट्स। अब ये जो ईओक्यू आया है ये आपको पर ऑर्डर में इतना ऑर्डर देना पड़ेगा 912 यूनिट्स पर ऑर्डर आप वहां पर इसको ऑर्डर देंगे किसको ऑर्डर देंगे जो भी आपका सप्लायर है उसको। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस कंडीशन में आपका जो टोटल वीकली कॉस्ट हो रहा है तो वो टोटल वीकली कॉस्ट कितना आ रहा है तो टोटल कॉस्ट जब आप निकालेंगे या ऑप्टिमल कॉस्ट निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला जो हमने यूज किया है वो होता है मटेरियल कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। तो मटेरियल का वीकली कॉस्ट कितना आ रहा है 400 यूनिट्स का आप ऑर्डर कर रहे हैं और एक यूनिट का जो चार्ज है वो है 50 रुपीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें तो पर वीक आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रहा है वो कितना है 75 रुपीज का या आप इसकी बजाय डायरेक्ट क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं प्लस √2 COS इंटू CUI। इस फॉर्मूले को भी आप सीधे यूज कर सकते हैं क्योंकि आप ऑप्टिमल वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं। अब ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट मतलब सारी वैल्यूज रखिए और आंसर बताइए कितना आ रहा है इसका। प्रज्वल का आंसर आ रहा है 20065 ठीक है 20065.77 इज राइट आंसर। तो टोटल कॉस्ट का जो आंसर आ रहा है मैं देखता हूँ और 20065.77 ये राइट आंसर है इसका। मतलब आपको एक वीक में टोटल इतना खर्च करना पड़ेगा मटेरियल को परचेस करने में भी और उसको अपने स्टॉक में रखने के लिए भी। तो ये तो हो गया आपका परचेसिंग में टोटल कितना खर्चा हो गया और उसको स्टॉक रखने में कितना खर्च हुआ है। अब आपको ये देखना है कि प्रॉफिट कितना निकाल रहे हैं आप। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए जो सिंपल हम प्रॉफिट के फॉर्मूले पढ़ते हैं उसी का यूज करना है हमें यहाँ पे। प्रॉफिट का मतलब रहेगा हमारा प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो आपकी इतनी पूरी आ रही है उसको परचेस करने में भी और होल्ड करके रखने में भी टोटल इतना कॉस्ट आपने खर्च किया है
सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपने 400 यूनिट्स जो है वो सेलिंग की है और उस यूनिट्स को सेल करने का आपका प्राइस कितना था? 55 रुपीज। तो टोटल आपका जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 400 इंटू 55 और इसमें से कॉस्ट प्राइस जो है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा 2065.77। फाइंड आउट कीजिए कितना है आंसर। हाँ, वैभव का आंसर आया है 1934.23। प्रज्वल का भी है 1934.23। हाँ, ये राइट आंसर है। दिस इज राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को अगर ब्रीफ में एक बार फिर से समझे तो कोई स्टॉकिस्ट था जो कि क्या करता था, 50 रुपए में कोई आइटम परचेस करता था और हर बार उसको ऑर्डर देने के लिए जो 75 रुपीज खर्च करना पड़ते थे और पर वीक में वो 400 यूनिट्स जो है परचेस करता है और उसको होल्ड करके रखने के लिए 7.5% का उसको होल्डिंग कॉस्ट पे करना पड़ता है एनुअल बेसिस पे। उसके अलावा फिर इसमें ये है कि जब वो 50 रुपीज में मटेरियल का या प्रोडक्ट की परचेसिंग करता है तो उसको 55 रुपीज में वो सेल आउट कर देता है। उस केस में उसको नेट प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना था कितना होगा। तो नेट प्रॉफिट इस केस में रहेगा आपका जो भी टोटल कॉस्ट लग रही है मटेरियल को परचेस करने में प्लस उसको होल्ड करके रखने के लिए वो लेंगे और साथ साथ में जो सेलिंग प्राइस रहेगा उसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपने काफी अच्छे से किया है और बहुत सारे आंसर आए इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए एक टेबुलर फॉर्म में अपने को लिखना रहेगा। मैं क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ सर जी मैंने यूनिट प्राइस को 55 रुपीज करा था। हाँ, तो सेकंड केस में बोला है तो सर उससे जो टोटल कॉस्ट होगी मतलब कि सर इसमें हमने केवल परचेसिंग कॉस्ट को लिया है, उसमें जो टोटल कॉस्ट वो भी चेंज होगी ना, मतलब कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने उसको इंक्लूड करने किया है इसमें। 55 रुपीज में तो अपन सेलिंग कर रहे हैं उसका, है ना। और ठीक है सर। सेलिंग करने के लिए एक और चीज उन्होंने बताई कि मंडे टू मंडे सेल कर रहे हैं हम। तो मंडे टू मंडे सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो उस केस में क्या आ रहा है कि आपको एक वीक तक तो होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो हमने होल्ड करने वाली जो पूरी प्रोसेस है, आपने मटेरियल को परचेस करा उसके बाद उसको 1 वीक तक होल्ड करके रखा, तो वो दोनों कॉस्ट देख ली जो हमारा टोटल खर्च हो रहा है इस पूरी प्रोसेस में। फिर जब आप उसको सेल कर रहे हैं तो सेल तो आप 55 रुपीज पे कर रहे हैं उस पूरी 400 यूनिट्स को, तो उसमें से हम जो हमारा खर्च लग रहा है टोटल उसको माइनस कर देंगे और हमारा प्रॉफिट निकालेंगे। यूजुअली जब आप एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन करते हैं इसके प्रॉफिट और लॉस वाले, तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप उसमें देखते हैं कि आपको सेलिंग प्राइस कितना है और कॉस्ट प्राइस कितना है और उसका डिफरेंस निकाल के आप निकाल लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप बिजनेस करते हैं या इंडस्ट्री रन करते हैं तो उस केस में आपको कॉस्ट प्राइस के साथ साथ ये भी देखना पड़ता है, आपने जो परचेस किया है उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि उसको होल्ड करके रखने के लिए और सेफ रखने के लिए आपको कितना अलग से खर्च करना पड़ रहा है। तो एक्चुअल में वो हमारी पूरी कॉस्ट प्राइस हो जाती है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके हम इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। थोड़ा सा मतलब है क्वेश्चन सिंपल ही लेकिन थोड़ा सा अलग हटके, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको करके देखते हैं हम एक बार। तो लिखिए आप, कैलकुलेट द EOQ इन यूनिट्स, कैलकुलेट द EOQ इन यूनिट्स एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट for the following items. Calculate the EOQ in units and total variable cost for the following items, assuming an ordering cost of 5 rupees. Ordering cost of 5 rupees.
and holding cost of 10% and holding cost of 10%। उसके बाद एक छोटी सी टेबल बनाना है आपको, वो टेबल में बना रहा हूँ, उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आपको लिखना है आइटम। सर क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट आइटम कर दीजिए सर। ए, हेलो। बी, सी और डी। फिर सेकंड कॉलम इंक्लूड एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड। जो फर्स्ट आइटम है उसकी एनुअल डिमांड है 800, 400, 390, 800, 400, 392। लास्ट वाला है 13,800, 13,800। और ये सारी जो डिमांड है यूनिट्स में दी गई है, ठीक है। साथ साथ में इनका यूनिट प्राइस दिया रुपीस में, यूनिट प्राइस ये रुपीस में, ठीक है। 0.02, 0.02, 1.8, 1.00, 8.00 और 0.20। ठीक है, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का बी क्वेश्चन भी है, उससे भी लिख लेते हैं हम साथ में। फॉर द एबोव प्रॉब्लम, calculate the EOQ in terms of rupees. Calculate the EOQ in terms of rupees and also calculate the EOQ frequency and also calculate the EOQ frequency for each item. EOQ frequency for each item. EOQ frequency for each item. ठीक है, आई थिंक आपने क्वेश्चन लिख लिया है, आगे बढ़े हम। सर होल्डिंग, हाँ जी, holding cost is 10%, ordering cost is 5 rupees and holding cost is 10%। ओके सर कैलकुलेट क्या करना था? शुरू की लाइन क्या थी इसकी? हाँ, पार्डन में सुन नहीं पाया प्रॉपर। सर जो शुरू की लाइन क्या थी क्वेश्चन की? हाँ, पहली लाइन है कैलकुलेट द EOQ इन नंबर ऑफ यूनिट्स एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। इसमें आप लोग को EOQ भी निकालना है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है सभी आइटम्स का, ठीक है। अब बात ऐसी आती है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और 2-3 टर्म होती है जो आप लोगों को काफी अच्छे से समझना है। एक टर्म है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसी को हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री, एक टर्म होती है टोटल ऑप्टिमल कॉस्ट, और इसी को क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोला है या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री बोला है, तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट के इक्वल होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट
या ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर टोटल ऑप्टिमल कॉस्ट बोला है या टोटल कॉस्ट बोला है तो इसका मतलब है कि इसमें हमें मटेरियल कॉस्ट भी इंक्लूड करना है। तो मटेरियल कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल इन्वेंट्री कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट, ये तीनों का सम जो होता है वो टोटल कॉस्ट होता है। तो अब इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोला मतलब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट जो है इसे हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, √2 COS इंटू COI। उस फॉर्मूले से आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि ये चारों आइटम के लिए आपको अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो आप इसके लिए चाहो तो 1 बाय 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पहले आइटम ए लिया हमने, तो उसके लिए हम EOQ का जो फॉर्मूला लिखेंगे, या इसको मैं लिखूं EOQ फॉर आइटम ए कितना है, √2 COS अपॉन COI। फाइंड आउट कीजिए, सारी वैल्यू रख के कितना आ रहा है। रेगुलर लैटिस होता है कुछ ऐसा, लेकिन ये इतना पोजीशन क्या हो गया किया किसी ने, जो बर्गर सर्किट है, सर्किट का सीधा ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में का रेगुलर आइटम ए के लिए चेक कीजिए आंसर फिर से। गैप आता है। ओके, इन द बर्गर सर्किट which is obtained by moving equal distance in direction। हाँ, बी के लिए आप लोगों का आंसर सही आ रहा है, ए के लिए चेक कीजिए। बी के लिए 200 वैल्यू आ रही है, ए के लिए 2000 आ रहा है। ओ हाँ ए के लिए 2000 आ रहा है, सही है। ए के लिए वैल्यू आ रही 2000। तो EOQ हमने देखा, ए के लिए वैल्यू आ रही है 2000। EOQ फॉर बी जो है सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, वैल्यूज जो उसके अकॉर्डिंगली पुट करेंगे उसमें। तो बी के लिए वैल्यूज आ रही है 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स। सी के लिए बताइए EOQ कितना आ रहा है, और डी के लिए बताइए कितना आ रहा है। सी के लिए EOQ है 70। हाँ, प्रज्वल ने आंसर सेंड किया है 70, सही है 70। तो आप आपके अटेंडेंस और डी के लिए EOQ बताइए। सर 2626.8। डी के लिए EOQ की वैल्यू 2626.58। मैं आंसर लिख देता हूँ। डी के लिए आएगा 52.54, 52.54। ठीक है। अब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ए के लिए हम यूज करेंगे √2 COS इंटू CUI। ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, सबके लिए ये फॉर्मूला रखेंगे और इसका कॉस्ट निकालेंगे मैनेजिंग द इन्वेंट्री। उसको हम ई से डिनोट करते आ रहे हैं तो हम इसको ई से लेंगे। EA, EB, EC और ED की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। सेम फॉर्मूला लगाना और वैल्यू फाइंड आउट करना है। सर डी के लिए EOQ बहुत कम आ रहा है आपका, हमारा तो ज्यादा आ रहा है। एक बार टोटल एनुअल डिमांड चेक कर लीजिए ना, 13,800 लिखिए आपने। प्रज्वल ए के लिए आंसर लिखा है टोटल कॉस्ट का 2836.42। नहीं, ये राइट आंसर नहीं है, आप चेक कीजिए फिर से एक बार प्रोसेस। अरुण का आंसर आया है 282। ये आंसर भी सही नहीं है। अब वैल्यू प्रॉपर्ली पुट कीजिए उसमें।
मैं एक वैल्यू पुट करके बता रहा हूँ, उसका अकॉर्डिंगली आप फिर रखिएगा उसमें। तो ए के लिए अगर मैं बात करूं, √2 ए के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट की जो वैल्यू है वो वैल्यू आ रही है और ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सभी के लिए 5 है, तो 2 × 5 × एस नंबर ऑफ यूनिट्स ए वाले के लिए है 32 आ रहा है। 800 CU × I। तो CU × I की जो वैल्यू हम देखेंगे तो वो यूनिट कॉस्ट यूनिट प्राइस के बेसिस पे रहेगी। वो वैल्यू दे रखी है हमें 0.02। तो 0.02 है यूनिट कॉस्ट, और इस वैल्यू का हमें लेना है 10%। तो 10% कितना होगा इसका, 10 डिवाइड बाय 100। इस तरीके से सॉल्व करके वैल्यू निकालो, ये की वैल्यू कितनी आ रही। अरुण और रियाज जो है दोनों का आंसर है 22, पर ये सही नहीं है। यूनिट प्राइस 0.01 से यूनिट प्राइस वहां पर 0.02 दी है आइटम ए के लिए। आइटम बी के लिए यूनिट प्राइस 1 रुपीज है, आइटम सी के लिए 8 रुपीज है, और आइटम डी के लिए 0.20 है। ठीक है, अब फाइंड आउट कीजिए। हाँ, अब आंसर आया, वैभव का आंसर आया है 4, अरुण, मयूर और रियाज। हाँ, 4 आंसर इज राइट। तो ये की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4। सेम फॉर्मूला और सेम मेथड आप यूज कीजिए। ईबी, ईसी और ईडी बताइए मुझे क्या आ रहा है। ईबी, ईसी और ईडी के लिए भी बताइए। सेम फॉर्मूला यूज करना है। जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 की वैल्यू सेम है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 5 सभी के लिए सेम है, टोटल एनुअल डिमांड बी वाले के लिए हो जाएगा 400, और उसका जो यूनिट प्राइस है वो हो जाएगा 1, और उस 1 का आपको लेना है 10%। तो 1 × 10/100 करके निकालना पड़ेगा। मयूर का आंसर आया है 20। हाँ, 20 इज राइट आंसर। मयूर, अरुण और जागृत। सो 20 आएगा ईबी का आंसर, 20 रुपीज। सर ईसी का 56। ठीक है, सी के लिए फाइंड आउट कीजिए सेम पैटर्न में। सी के वैल्यू 56 आई है। मयूर और आयम के आंसर आ चुके हैं 56 रुपीज। ईडी की वैल्यू निकालिए। ईडी के लिए वैल्यू निकालिए। वैल्यू रखना पड़ेगी √2 × CO। CO है 5, तो 2 × 5 × 13800 × 0.20 डिवाइड × 10 डिवाइड बाय 100। इस तरीके से आप जब इसको रखेंगे वैल्यू, तो आपकी वैल्यू आ रही है 52.54, 52.54 रुपीज। ठीक है, तो अभी हमने पहला वाला पोर्शन किया। इस क्वेश्चन में 2 पोर्शन थे, ए और बी पोर्शन। ए पोर्शन में चारों आइटम्स के लिए हमें ईओक्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना थी, और साथ ही साथ उसमें जो कॉस्ट आ रहा है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, वो हमें कैलकुलेशंस करना थे। ठीक है, अब ऑप्शन जो इसी का क्वेश्चन का बी पार्ट है उसमें हमें देखना है कि ईओक्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, विदित और जागृत के आंसर आए हैं 52.53। ठीक है आंसर। अब हम देखते हैं कि ईओक्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीस कितना होगा। ईओक्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीस, इसके लिए आप क्या करेंगे, क्यूए इन टर्म्स ऑफ रुपीस इज इक्वल टू क्यूए इनटू यूनिट कॉस्ट। वैसे ही क्यूबी रुपीस में जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्यूबी इनटू यूनिट कॉस्ट। सिमिलरली क्यूसी जो रुपीस में आएगा और क्यूडी जो रुपीस में आएगा, वो आप फाइंड आउट करके मुझे बताइए।
तो हमने एक डेरिवेशन भी देखा था, उस डेरिवेशन में देखा था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीस निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आती है उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्यू इन रुपीस, क्यू बी इन टर्म्स ऑफ रुपीस, क्यू सी इन टर्म्स ऑफ रुपीस और क्यू डी इन टर्म्स ऑफ रुपीस कितना होगा, आप मुझे बताइए। हाँ, मयूर का आंसर आया है 40। 40 इज राइट आंसर है। $200 again right answer. $560 is right answer. QD in rupees जो है फिर से कैलकुलेट करो मयूर। हाँ, विदित का 560 ठीक है आंसर। और आइटम डी, आइटम डी के लिए निकालिए आप, कितना आ रहा है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो हमने डी वाले के लिए निकाली थी, ठीक है, तो डी के लिए क्या आई थी वैल्यू, बोले तो आप बताइए मुझे। ये को इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स कितना 2626.78 2626.78। so 2626.78 इस 2626.78 को 2626.78 को इसका यूनिट कॉस्ट जो दिया हुआ है 0.20 इससे मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कि क्यूडी की वैल्यू रुपीस में आप कितने आ रही है। सर 525.35 525.35। हाँ जी, ये राइट आंसर है 525.35। ठीक है, तो बी पार्ट का भी हाफ पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया है। इसमें आगे क्या लिखा है हमें और क्या फाइंड आउट करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द ईओक्यू फ्रीक्वेंसी फॉर ईच ऑफ द 4 आइटम। ईओक्यू फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आप कितने कितने टाइम में ऑर्डर देंगे। तो ईओक्यू फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर और नंबर ऑफ ऑर्डर का इन्वर्स करते हैं तो फ्रीक्वेंसी आती है, मतलब टाइम पीरियड आपको पता चल जाता है कितने टाइम में ऑर्डर देने का है। तो देखिए, नंबर ऑफ ऑर्डर आपके होते हैं S बाय Q, तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी Q बाय S। तो वैसे ही आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फॉर A, फ्रीक्वेंसी फॉर B, फ्रीक्वेंसी फॉर C और फ्रीक्वेंसी फॉर D कैलकुलेट करना है। जब A के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ QA बाय उसका जो भी ऑर्डर था एनुअल ऑर्डर वो लिखेंगे, यहाँ पर QB बाय एनुअल ऑर्डर ऑफ D और यहाँ QC बाय एनुअल ऑर्डर ऑफ C और सिमिलरली QD बाय एनुअल ऑर्डर ऑफ D। ये सारी वैल्यूज रख के बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। नंबर ऑफ ईयर्स में ही कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। फर्स्ट वाले के लिए कितना है, ईओक्यू आया था 2000,
और इसकी जो एनुअल डिमांड है वो है 800 की। कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है 2.5। हाँ आया, हाँ 2.5 सही है मयूर, 2.5 ठीक है, 2.5 आ रहा है आंसर, 2.5 ईयर ठीक है। सिमिलरली क्यूबी बी के लिए निकाली है 0.5 इज राइट आंसर, 0.5 ईयर ठीक है। और अक्षत मयूर, हाँ सी के लिए 0.18 समथिंग कुछ आ रहा है, 0.17 ठीक है, 0.18 ले लेते हैं हम इसे। और डी के लिए आंसर 0.19 ठीक है। और अगर सिमिलरली आपको इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी निकालिए ए बी और सी को कितना ऑर्डर देना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी का इनवर्स ऑर्डर होता है, ऑर्डर का इनवर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे और देखते हैं, आई थिंक टाइम हो गया है।